Hello students, let's start the remaining chapter. Types of combustion. टाइप्स ऑफ कम्बशन में इसके अंदर ये 3 प्रकार के कम्बशन बता रहा है: रैपिड कम्बशन, स्पॉन्टेनियस कम्बशन एंड एक्सप्लोजन। तो हम पहला समझते हैं रैपिड कम्बशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बर्नर को किचन के अंदर बर्नर के ऊपर जब मैच स्टिक या हम लाइटर से जलाते हैं तो तुरंत ही बर्न हो जाता है, हीट एंड लाइट निकलती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस कम्बशन को हम रैपिड कम्बशन कहते हैं। उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है एयर में रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप जल जाता है, तो इसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन। उसके बाद इसको मतलब कोई भी उसकी कारण की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई उसको लाइटर से या मैच स्टिक से जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद है स्पॉन्टेनियस कम्बशन। जैसे और कहाँ होता है बच्चों, जैसे कि जो कोल माइंस होती हैं ना, उसके अंदर नीचे जैसे पाउडर भी रहता है, जैसे मिट्टी की तरह कोल का जो पाउडर है वैसे बिखरा रहता है, तो वहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस कम्बशन होने के चांसेस रहते हैं। और फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ती है तो देखो फॉरेस्ट में आग लग जाती है और कई 100 किलोमीटर तक फिर वो आग फैल जाती है, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस कम्बशन का एग्जाम्पल है। लेकिन फॉरेस्ट में कई बार हमारी लापरवाही से भी आग लग जाती है। जैसे हम कैंप फायर करते हैं तो वहाँ पे जैसे हम अगर कोई लापरवाही कर दें, उसको थोड़ा सा भी कुछ जला हुआ छोड़ आए, तब भी फॉरेस्ट में आग लग सकती है। तो हमें जब भी हम कैंप फायर वगैरह करें तो वहाँ पे हमें पिकनिक के बाद पूरा हमें कम्प्लीटली जो है उसको आग को बुझा के फिर आना चाहिए। वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्सप्लोजन। जो हम क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं तो उसमें देखो हीट भी निकलेगी, लाइट भी निकलती है बच्चों अचानक से, और आवाज़ भी होती है, और साथ में खूब सारी मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कम्बशन के टाइप को एक्सप्लोजन। उसके बाद आता है फ्लेम। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ फ्लेम। अब हमने एलपीजी गैस को देखा है, ब्लू कलर आता है, आपको पता है। तो अब ये देखिए बच्चों, इसके अंदर ये जो टेबल है इसके अंदर कैंडल है, मैग्नीशियम है, कैम्फर है, केरोसिन स्टोव है। तो इसको आप पूरा कीजिए। जैसे कैंडल है, फॉर्म्स फ्लेम, तो फॉर एग्जांपल आप ये अगर फ्लेम बनाती है तो ऐसे कीजिए, डू नॉट फॉर्म फ्लेम। मैग्नीशियम भी फॉर्म्स फ्लेम, कैम्फर फॉर्म्स फ्लेम, केरोसिन फॉर्म्स फ्लेम, चारकोल डू नॉट फॉर्म फ्लेम। तो ये टेबल है। उसके बाद आता है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म से फ्लेम और नॉट। स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि द सबस्टेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। फॉर एग्जाम्पल kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flame. भाई जो केरोसिन ऑयल है और मोल्टन वैक्स है, इसमें जो धागा है वो जलता है, और उसके दौरान जो है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये इसमें बर्निंग के दौरान फ्लेम कैसे जलती है। जो फ्लेम देते हैं, कुछ फ्लेम देते हैं और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि कोल है वो फ्लेम नहीं देता। तो ऐसा क्यों? दोनों में कम्बशन हो रहा है लेकिन एक फ्लेम दे रहा है, एक नहीं दे रहा है। तो उसका कारण ये है कि विच सबस्टेंस, जो सबस्टेंस बर्निंग के दौरान वेपोराइज होगा वो फ्लेम देगा, और जो सबस्टेंस बर्निंग के दौरान वेपोराइज नहीं होगा वो फ्लेम नहीं देगा। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है। चारकोल ऑन द अदर हैंड, चारकोल जैसे कि नहीं होता वेपोराइज, इसलिए वो फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट साइड। आपने ये देखा होगा कि हम अगर कैंडल के ऊपर मान लो एक प्लेट रखें, ग्लास ट्यूब रखें, और उसको लगातार एक जगह पे हम रखें तो वहाँ पर एक ब्लैकिश रिंग बन जाती है। तो वो हमें क्या दिखाती है कि डिपोजिशन इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम। कि अनबर्न्ड पार्टिकल्स भी रह जाते हैं ल्यूमिनस जोन के अंदर, वो वहाँ पे क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए ब्लैक कलर के।
Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone on flame for about 30 seconds. आप non-luminous zone जो है फ्लेम का, उसके अंदर आप कॉपर वायर को रखिए. आप ये देखेंगे कि द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, फ्लेम के जो बाहर है, गेट रेड हॉट. डज इट इंडिकेट दैट द नॉन लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज ए हाई टेम्परेचर? इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट. जो जो बाहर का है, जहाँ पे फ्लेम नहीं है, वहाँ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है. अब आप इस डायग्राम में देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द एग्जाम्स. डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए बच्चों. आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, ब्लू कलर का जो थोड़ा सा लाइट देखो, अब बॉर्डर लाइन देखो ब्लू कलर की दिख रही है, ये यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो रहा है ब्लू कलर में. तो ये क्या है? हॉटेस्ट पार्ट है. इधर देखिए आप, तो ये पार्ट क्या हो गया? हॉटेस्ट पार्ट. मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यहाँ बीच में जो है पार्शियल कंबशन हो रहा है, येलो कलर का जो है, तो ये क्या है भाई? पार्शियल हो रहा है, पूरा कंबशन नहीं हो रहा, तो ये मॉडरेटली हॉट है. इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर, ये ब्लैक कलर का जो एकदम धागे के पास वाला हिस्सा है, ये लीस्ट हॉट है, यहाँ सबसे कम हीट है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान में रखिएगा. गोल्ड स्मिथ्स ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विद ए मेटेलिक ब्लो पाइप और मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. जो ये सुनार वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट जो फ्लेम है, उसको जो है उस सिल्वर या गोल्ड के ऊपर डालते हैं, जिससे वो वायर जो है मेल्ट हो जाता है. तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए फ्यूल. दिस टॉपिक is not in the course in this year, but it is important for us to understand, so come read it. फ्यूल क्या होता है? तो जैसे फ्यूल है, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एटसेट्रा, ये सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? फ्यूल कहलाते हैं. तो एक गुड फ्यूल वो होता है जो कि हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो, चीप हो, और ये इजीली एयर के अंदर मॉडरेट रेट में जैसे बर्न हो जाए. इट प्रोड्यूसेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और काफ़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करें. इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और जलने के बाद जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस इसके नहीं रहें. देर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल. ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल हो, ये सारी शर्तें हमारी पूरी करे. तो ऐसे फ्यूल जो हैं, फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स. तो ऐसे कुछ, जैसे ये किस पे डिपेंड करता है कि अच्छा फ्यूल कौन सा होगा, ये डिपेंड करता है फ्यूल एफिशिएंसी पर. तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी. फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है बच्चों कि जैसे द अमाउंट ऑफ हीट energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. जैसे हमने 1 किलो फ्यूल लिया, उसके कंप्लीट कंबशन पे कितनी हीट एनर्जी निकली, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो उसकी क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. तो कैलोरीफिक वैल्यू से ही जो है ये डिसाइड होता है कि वो जो है फ्यूल है वो अच्छा है कि नहीं है. कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी. जैसे कैलोरीफिक वैल्यू से ही हम देखेंगे कि कौन सा फ्यूल अच्छा है. जैसे कि आपको मान लो एक निश्चित मात्रा में पानी गर्म करना है, तो आप है ना जैसे वुड लेंगे, कोल लेंगे, काऊ डंग लेंगे या एलपीजी गैस लेंगे. तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम ये देखेंगे कि देखिए कैलोरीफिक वैल्यू काऊ डंग की 6000 टू 8000 है, वुड की 17000 टू 20000 है. इसी तरह कोल की दी हुई है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सब की दी हुई है. आप देखिए एलपीजी की जो है, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है? एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू है 55000, और हाइड्रोजन की 1,50,000. मतलब सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो है किसकी है? हाइड्रोजन गैस की. तो ये सबसे ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है. तो सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा माना जाता है? हाइड्रोजन. जो हमें सबसे ज़्यादा हीट देगा वही सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रखेगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों. इसमें आपको ये कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये रखना है कि सबसे अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? हाइड्रोजन की. फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वुड, कोल और एलपीजी में ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होगी, या ज़्यादा अच्छा ईंधन कौन सा माना जाएगा? तो कौन सा माना जाएगा? एलपीजी. क्यों? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 55000 है. वुड और कोल की
इनकी क्या है, इससे कम है। आगे चलते हैं हम। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, कि फ्यूल बनता है तो हार्मफुल प्रोडक्ट्स देखिए क्या क्या बनते हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, चारकोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन particles. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. आपने देखा होगा रोड के ऊपर धुआं निकलता है, उसके अंदर धुएं में काले पार्टिकल्स भी होते हैं, वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो पेट्रोल डीजल से बनते हैं। तो ये क्या होता है हमारी सांस में, हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो साथ में अंदर चले जाते हैं और हमारे डिजीज उत्पन्न करते हैं, सांस की बीमारी हो जाती है। इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर किसी सबस्टेंस का इनकम्प्लीट कम्बिशन हुआ है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जैसे कि हम सिगड़ी जलाते हैं कई बार सर्दियों में रूम में, तो बंद कमरे में हम सिगड़ी जलाएंगे तो भाई वही है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिएगी, तो रूम की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती, भाई कोल का कार्बन आ गया तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं। और उससे क्या होता है, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर आदमी सो रहे हों तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर जा करके और आदमी का घुटन पैदा करती है और उससे आदमी मर भी सकता है। कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एनवायरनमेंट। जितने भी फ्यूल्स हैं उनमें उनसे जब कम्बशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है तो वो बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट में और उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। भाई अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स पे जो बर्फ है वो पिघलेगी तो वो समुद्र में आएगा पानी, और उसका सी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो जो ज़मीनी हिस्सा है वो कम होगा, और जो किनारे पे जो शहर है या कोई कंट्री है तो वो क्या होते हैं, वहाँ डूब जाएंगे। लो लाइंग कोस्टल एरिया में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। डीजल और कोल जो है ये क्या रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ये, जैसे पेट्रोल वगैरह जलते हैं तो पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। पेट्रोल इंजन जो है ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या हो गया, NO2 हो गया, ये देते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ये क्या कहलाता है, एसिड रेन कहलाता है। देखिए जैसे H2O है, बरसात का पानी है, H2O प्लस SO2, ये रिएक्शन क्या करके क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा। ऐसे ही ऊपर से बरसाती पानी आया, H2O प्लस NO2, जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना पोल्यूटेंट के रूप में, वो क्या बनाएगा, HNO3 बनाया। तो ये दोनों क्या है, स्ट्रोंग एसिड है। तो ये क्या करेंगे, पानी के साथ नीचे आएंगे तो ये क्या करते हैं, वेरी हार्म, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग एंड सॉइल। ये बिल्डिंग वगैरह के लिए, सॉइल मिट्टी में मिल जाएंगे तो एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, क्रॉप्स के लिए भी नुकसानदेह। और बिल्डिंग्स में जैसे जो आगरा का ताजमहल है वो भाई उसमें मार्बल है, उसमें वो डैमेज हो गया है वो इस एसिड रेन की वजह से। You have already learnt about it in class 7th. The use of diesel and petrol as fuels in automobile is being replaced by CNG. जो डीजल और पेट्रोल को जो है आजकल CNG के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। CNG produces the harmful products in very small amounts. जो पेट्रोल डीजल की तुलना में CNG जो है बहुत ही कम हार्मफुल अमाउंट रिलीज करती है। CNG इज ए क्लीनर फ्यूल, ये इनसे अच्छा फ्यूल साबित हो रहा है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। हम जैसे इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं, आप इसके थोड़ा अगर किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो वो हिंदी में देख सकता है। जैसे एसिड रेन का मतलब होता है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है ऊष्मीय मान, ऊष्मीय मान। आप उसके बाद जो है जैसे कि आप वैसे देख लीजिए, कंबशन का मतलब होता है दहन, डिफोरेस्टेशन वनोन्मूलन, जैसे वन की कटाई कर देते हैं, एक्सप्लोजन विस्फोट। उसके बाद है फ्लेम ज्वाला, फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक, फ्यूल ईंधन, फ्यूल एफिशिएंसी
ईंधन दक्षता हो गई, ग्लोबल वार्मिंग आपको बता दिया, विश्व उष्णन, आइडियल फ्यूल आदर्श ईंधन, इग्निशन टेम्परेचर ज्वलन ताप, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज ज्वलनशील पदार्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जो है ये जो व्हाट यू हैव लर्नड ये आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगी। द चैप्टर इज completed. You must now read and learn this chapter from the book. Please like the video and subscribe the channel. Thank you.